Hey guys, good evening. So again, इस छोटे से वीडियो में I'll be talking about the Q3 updates of various companies. अब बहुत सारे companies हो गए actually, because कल मैं एक वीडियो नहीं बना पाया. So I might have to make two videos and उसमें मैं सारे ये जो 10-15 जो नाम है उसमें मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ. Now जो कंपनीज अच्छा कर रहे हैं I'll take some more time to talk about it, और जो अच्छा नहीं कर रहे तो उसको मैं जल्दी बोल के निकल जाऊंगा, बिकॉज ये तो अपडेट्स का एक वीडियो है, ठीक है. और दूसरी पॉइंट ये है कि व्हेन आई डोंट कवर अ कंपनी लाइक डीपली, मैं कब नहीं कवर करता हूँ. लेट्स से कोई कंपनी का सेल्स का ग्रोथ है ही नहीं. लेट्स स्टार्ट विद बिजनेसेस लाइक रिलैक्सो फुटवेयर, ठीक है. अब देखोगे रिलैक्सो फुटवेयर का पिछले 2-3-4 साल से उनका सेल्स ग्रोथ हुआ ही नहीं है. इस बार भी Q3 का अगर आप नंबर देखोगे 5% का सेल्स का ग्रोथ. दूसरा आप देखोगे बिजनेसेस लाइक आईटीसी 2% सेल्स का ग्रोथ, जिलेट 3% सेल्स का ग्रोथ. तो पॉइंट क्या होता है कि लाइक इन्वेस्टर्स वुड कम एंड से कि लाइक ये कंपनी तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है. हाँ, कंपनी अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर उसका सेल्स का पेस ऑफ ग्रोथ नहीं है, अंडरस्टैंड द टर्म्स दैट आई एम यूजिंग, सेल्स का पेस ऑफ ग्रोथ अगर हाई नहीं है ना, तो वो कंपनी जितना भी अच्छा हो आपको पैसा नहीं बना के देगा, ठीक है. और अगर आप देखोगे कोई एक कंपनी आपके पास है जिसका सेल्स का पेस ऑफ ग्रोथ नहीं है या बहुत कम है, सिंगल डिजिट में है, जैसे रिलैक्सो, HUL, आईटीसी, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, इन सब का जो रिजल्ट हम देखे, तो बट क्या होता है ना, ऐसे कंपनीज आपको बहुत स्टेबल रेट में डिविडेंड्स देते हैं, इनका फ्री कैश फ्लोज होते हैं, इनका बैलेंस शीट अच्छा होते हैं. तो इससे क्या होता है ना, आप देखोगे ऐसे स्टॉक्स में सिंस ये डिविडेंड मिलता है, इनका पी रेशियो थोड़ा बहुत हाई रहता है, लेकिन ये स्टेबिलिटी दिखाता है, ठीक है. लेकिन आप मार्केट में आए हो पैसे बनाने के लिए ना, तो ऐसे स्टॉक्स में आप पैसा नहीं बना पाओगे, जैसे रिलैक्सो जो 4-5% से ग्रो कर रहा है. पिछले 3 से 4 साल में आपने देखे होंगे कि रिलैक्सो का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट गया. मतलब अगर आप देखोगे ना, प्री कोविड वर्ल्ड वो 18-20% से ग्रो करता था, और अभी अगर आप Q3 का नंबर देखोगे तो सिर्फ 5% का ग्रोथ है. और पिछले 2-3 क्वार्टर में भी YOY देखोगे दैट इज बिटवीन 2 and 7% के बीच में. तो ऐसे कंपनीज अगर आप 100 के पी, 90 के पी में दे रहे हो और आपको 5% का सेल्स ग्रोथ मिल रहा है, तो आप उसमें कोई पैसा नहीं बनाओगे. लाइक टेक इट फॉर मी फॉर ग्रांटेड, ठीक है. तो अगर आप रिलैक्सो का देखोगे, ठीक है, कि 5% का सेल्स ग्रोथ बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 30%. अब आप बोलोगे पैट का तो 30% ग्रोथ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्यों? बिकॉज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है 30%, बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव कम डाउन, ठीक है. लेकिन आगे जाके रॉ मटेरियल प्राइसेस तो मतलब कम होते होते तो जीरो नहीं होगा ना, राइट. रॉ मटेरियल प्राइसेस भी स्टेबल होगा, फिर आगे जाके आर्म प्राइसेस फिर अगले साइकिल में बढ़ेगा. लेकिन अगर आपका सेल्स का ग्रोथ नहीं है तो पैट का ग्रोथ 30% दिखेगा नहीं गोइंग फॉरवर्ड. तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्स का ग्रोथ देखो ओवर पैट का ग्रोथ. तो ये हो गया रिलैक्सो, ये हो गया जिलेट. तो इस तरीके से जब मैं कोई कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखता हूं ना, तो मैं उसको आगे मतलब एक तो पॉइंट है कि अगर उसका रिजल्ट खराब आता है इन द सेंस के लिए अगर सेल्स का ग्रोथ नहीं है, तो फिर मैं देखता हूँ कि कौन कॉल में अगर मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस में अच्छा कुछ किया है कि नहीं. क्योंकि ये भी देखिए, ये भी हो सकता है ना कि लाइक आप लेट से 3% से ग्रो किया, लेकिन वो तो Q3 का नंबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर का बात कर रहा हूँ, Q3, राइट. लेकिन अगर मैनेजमेंट कॉन कॉल में आके बोलता है कि Q4 में वी कैन ग्रो एट 10-15%, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी कंपनी का स्पेसिफिक नहीं, जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अपना गाइडेंस बढ़ा रहा हूँ. अब मैं देख रहा हूँ कि से फॉर एग्जांपल हमारा सेल्स बढ़ रहा है, डिमांड आ रहा है, टेलविंड आ गया है, तब आप जाके उस स्टॉक को खरीदो, सिर्फ 3% देख के नहीं. लेकिन जो कंपनी 2-4% से ग्रो करता है और कॉन कॉल में मैनेजमेंट वही मतलब वही पुराना मरा हुआ कहानी बोलता रहता है कि लाइक हारे टेपिड डिमांड, ये है, वो है, प्रॉब्लम है, तो मतलब क्या वो स्टॉक वही के वही मरा पड़ा रहेगा. सो यही बनता है बात. तो अभी अब देखता हूं मैं, चलो रिलैक्सो और जिलेट का तो मैंने बोल दिया. अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले तो मैं बजाज फाइनेंस का बात करता हूं, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोग बात कर रहे थे. तो एक है कि देखिए बजाज फाइनेंस का जो लोन बुक का ग्रोथ वो 35% YOY है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बजाज फाइनेंस निफ्टी का बेस्ट स्टॉक मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि उसका अर्निंग्स का ग्रोथ सबसे ज्यादा है निफ्टी में. अगर आप देखोगे बजाज फाइनेंस एंड देन आई थिंक फॉलोड अप बाय टाइटन कंपनी, ये दोनों अगर आप देखोगे ये दोनों बेस्ट है, बिकॉज निफ्टी में बाकी कोई स्टॉक्स में मुझे उतना ग्रोथ दिखता ही नहीं. तो 35% उनका AUM का बुक का ग्रोथ हुआ है. दूसरे साइड में जो 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 सीन हो रहा है, मतलब अब देखोगे रिजल्ट आया फिर स्टॉक गिर गया, मतलब आई डोंट नो 7,500-8,000 से वो 6,500 7,000 के रेंज में आ गया. ये इसीलिए हुआ बिकॉज मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में और उसके PPT में भी क्लियरली बताया है कि मैं आपको बोल भी सकता हूँ कि एलिवेटेड लोन लॉसेस के बारे में बात किया है, ठीक है, क्रेडिट कॉस्ट के बारे में बात किया है जो थोड़ा बहुत बढ़ेगा. अब एलिवेटेड लोन लॉसेस ये टर्म उन्होंने क्यों यूज किया, बिकॉज उनको लगता है गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा थोड़ा करके उनका
उनका प्रोविजन का नंबर और बढ़ सकता है। इवन अगर आप इनका Q3 वर्सेस Q3 का नंबर देखोगे, ठीक है, सो क्या मैंने बोला, लोन बुक 35% से ग्रो किया, लेकिन ऑन द अदर साइड आप देखोगे ईपीएस ग्रो किया 20% से, है ना, अर्निंग्स पर शेयर मतलब शेयर होल्डर का अर्निंग्स पे कितना ग्रोथ हुआ, और हम तो सब शेयर होल्डर्स ही है ना। तो अगर आपका ईपीएस का ग्रोथ लोन बुक के ग्रोथ से कम है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि लाइक उसमें खर्चा बढ़ गया, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में, इस तरीके से सोचो। और फाइनेंशियल्स के इनकम स्टेटमेंट में एक बहुत बड़ा खर्चा होता है प्रोविजंस। तो अगर आप बजाज फाइनेंस का देखोगे इनकम स्टेटमेंट, उनका प्रोविजन का नंबर डबल हो गया है, ठीक है, सो डबल हो गया है ऑन अ आई एम सॉरी, नॉट डबल हुआ है, 50% का, 50% से बड़ा है, नॉट डबल, डबल इज 100%, नहीं सॉरी, 50% से अपना प्रोविजन का नंबर बढ़ गया है। तो अगर आपका प्रोविजन का नंबर 50% से बढ़ गया, एंड प्रोविजन इज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट, राइट, तो जब प्रोविजन उनका बढ़ा तो उनका आरओई थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनका ईपीएस का ग्रोथ भी एयूएम के ग्रोथ की तरह नहीं आया, दैट मीन्स 35% के आसपास नहीं था। और ऑफ कोर्स ये मार्केट को अच्छा नहीं लगा, एंड ऑफ कोर्स कोई भी अगर फाइनेंशियल अगर आप देखोगे ना कि क्रेडिट कॉस्ट का बात करता है कि आगे जाके बढ़ेगा या ऐसे लोन लॉसेस बढ़ेगा, तो आप देखोगे थोड़ा बहुत स्टॉक में हिट होता है। नाउ द अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू थिंक इसके लाइक, अगर आप पूरे थोड़ा बिगर पिक्चर देखोगे, अभी भी बजाज फाइनेंस का ग्रॉस एनपीए नंबर इज लेस देन 1%। ग्रॉस एनपीए मतलब अगर आपने 100 रुपीज का लोन दिए हो तो 1 रुपए, अगर आपका जीएनपीए 1% है, मतलब अगर आपने 100 रुपए का लोन दिए हो तो 1 रुपए का प्रिंसिपल में आपको 3 महीने का ईएमआई नहीं आ रहा है, एकदम सिंपल तरीके से समझिए। तो मतलब क्या, आज भी उनका अगर आप देखोगे ग्रॉस एनपीए इज लेस देन 1%। तो कोई कोई टेंशन की बात नहीं है। इनका क्या ही होगा, थोड़ा बहुत क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा और इनके पास इतना कैपिटल है, थोड़ा सा और प्रोवाइड कर देगा। बट हैविंग सेड ऑल दैट, बजाज फाइनेंस का कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत, बिकॉज आप देखोगे राजीव जैन का मैनेजमेंट का स्टाइल हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस, ही हैज ऑलवेज लाइक अंडर प्रॉमिस्ड एंड ओवर डिलीवर्ड। कोई भी थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होता है तो वो पूरा मुंह फाड़ के बोल देता है, राइट। इसीलिए आप देखोगे बजाज फाइनेंस इज सच अ ट्रस्टेड एनबीएफसी, इसीलिए तो उनका प्राइस टू बुक भी इतना हाई मिलता है उनको, ठीक है। सो ये बनता है बात। अब हम थोड़ा बात करते हैं एक और बैंक का, सीएसबी बैंक का। तो अगर आप मुझे पूछोगे आज बैंकिंग में, एनबीएफसी का दुनिया का बात नहीं कर रहा हूं, बैंकिंग में सबसे अच्छा बैंक आपको कौन सा लगता है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा उसमें से मुझे दो बैंक्स अच्छे लगते हैं। एक हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और दूसरा है सीएसबी बैंक। आईडीएफसी का तो चलो हो गया, उसका तो बोल दिया कि उन्होंने अपना गाइडेंस जब से 2.0 दिया तो उन्होंने ये भी बताया कि लाइक अपना 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 आगे का 5-6 साल में जो उन्होंने अपना लोन बुक को अभी 2 लाख से 5 लाख करोड़ में लेके जाएगा, दे विल ग्रो एट अराउंड 20% सीएजीआर ऑन एन एवरेज बेसिस के आसपास, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे कि सीएसबी बैंक एक दूसरा बैंक है जो से फॉर एग्जांपल आज भी 23-24% से ग्रो कर रहा है अपने लोन बुक को, और ये वो वाला बैंक है जो कोविड से पहले 10-12% से ग्रो करता था। साउथ इंडिया बेस्ड सिर्फ एक गोल्ड लोन बेस्ड एक बैंक था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे उनके मैनेजमेंट को, उनका मैनेजमेंट सारे सही चीजें कर रहे हैं, मतलब नाउ दे वांट टू बिकम अ पैन इंडिया बैंक, ठीक है, और ये अपने रिटेल और एसएमई बुक में बहुत ही फोकस कर रहे हैं। अगर आप देखोगे टोटल लोन बुक 24% से बढ़ा। अब मैंने क्या बोला, उसमें ऑलमोस्ट 50% का बुक इज गोल्ड लोन, ठीक है, तो गोल्ड लोन का बुक 18-20% के आसपास बढ़ा। लेकिन अगर आप देखोगे द रिटेल पार्ट ऑफ द बुक एंड द एमएसएमई पार्ट ऑफ द बुक, दे ग्रू एट अराउंड 30% के आसपास। सो मतलब क्या, और सीएसबी बैंक क्या कर रहे हैं आप देखोगे, उनका ईपीएस का कोई ग्रोथ नहीं आया, उनका कोई जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में उतना ग्रोथ नहीं आया। क्यों नहीं आया, बिकॉज जितना आप स्केल अप कर रहे हो तो आपको तो खर्चा अपफ्रंट लेना पड़ता है। तो ये जो मैन पावर, डिजिटल, फिर आप नया नया ब्रांचेस खोल रहे हो और इतने सारे खर्चा होता है ना, वो आपको तो अपफ्रंट लेना पड़ता है, बेनिफिट्स तो आपको बाद में मिलेगा, राइट। सो यही बनता है बात। लेकिन सीएसबी बैंक को अच्छे से आप देखिए, बिकॉज ये एक ऐसा बैंक है जो सही चीजें कर रहा है। दे आर नॉट अ रीजनल बैंक लाइक साउथ इंडियन बैंक और कर्नाटका बैंक, जो वही के वही पड़ा है और लोगों ने कुछ वैल्यूएशन पे उसको पैसे बनाया एज दे वेंट फ्रॉम अ लॉस टू प्रॉफिट वाला जर्नी। लेकिन यहाँ पे क्या है, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू स्केल अप, गो टू न्यू ज्योग्राफीज एंड दे वांट टू शेड द टैग ऑफ बीइंग ओनली अ गोल्ड लोन प्लेयर। गोल्ड लोन में भी वो लोग एग्रेसिव होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि गोल्ड लोन का बुक को घटा रहे, बट गोल्ड के साथ साथ रिटेल, एसएमई, एमएसएमई, ये सब भी चलेगा सीएसबी बैंक का। सो ये बनता है बात सीएसबी बैंक। और सीएसबी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट मुझे बेटर क्यों लगता है दूसरे बैंक से, बिकॉज दे कैन ग्रो एट अ फास्टर पेस इन टर्म्स ऑफ लोन बुक का ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स देन द अदर बिग बैंक्स लाइक एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, ठीक है। और बंधन बैंक का तो अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन बंधन बैंक का जो हालत है, ठीक है, इतना ग्रॉस एनपीए 7-8% के आसपास है, पता नहीं इस बार क्या होगा, एसेट क्वालिटी देखना पड़ेगा। सो माई पॉइंट इसके लाइक, अगर आपको बैंक्स में देखना है,
सिर्फ बैंक्स में, मैं एनबीएफसी का बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मुझे हाई ग्रोथ चाहिए, मतलब 30, 35, 40, 50% का ईयूएम का ग्रोथ चाहिए विद ग्रेट एसेट क्वालिटी एज गुड एज लेट्स से आईडीएफसी फर्स्ट एंड सीएसबी एंड एचडीएफसी के आसपास, तब मैं जाऊंगा वहां पे। बैंक्स में आपको हाई आरओई नहीं मिलेगा, 15, 16, 17, 18% का आरओई, जैसे सीएसबी बैंक का आरओई है 17%, 17%, ठीक है। तो कोई भी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट का आरओई कुछ 11% है, वो धीरे धीरे करके 15, 16 के आसपास जाएगा, ठीक है। सो पॉइंट यहां पे आता है कि लाइक अगर आपको ऐसे फिनेंशियल्स में बैंक्स देखना है, तो ये दोनों मेरे फेवरेट बैंक्स बनते हैं। बट देन अगेन ये मेरा ओपिनियन है। मैं जब रिसर्च करता हूँ, मैं सब कुछ पढ़ता हूँ फिनेंशियल्स में, ठीक है। तो मेरा तो कुछ 80-85 फिनेंशियल जो मैं ट्रैक करता हूँ, तो इसीलिए मैं आपको ये इंसाइट दे पा रहा हूँ कि लाइक बाकी बैंक्स के अनुसार मुझे ये दोनों बैंक्स बेटर क्यों लगते हैं, एंड यू नो द रीजन व्हाई। बिकॉज बाकी की तरह एसेट क्वालिटी इनका अच्छा है, और उसके साथ लेकिन इनका इनका पेस ऑफ ग्रोथ देखो, मैं क्या शब्द यूज कर रहा हूँ, राइट। अभी तक तो मैं यही बात करते आ रहा हूँ, राइट, इतने दिनों से, इतने महीनों से जब वीडियो बनाते हो, आपको देखना पड़ेगा हाई पेस ऑफ ग्रोथ एंड गुड एसेट क्वालिटी। ये दोनों चीज मिल गया तो आप उस फाइनेंशियल में जाओ, रादर देन अ फाइनेंशियल जो विद लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड सिमिलर एसेट क्वालिटी। समझ गए? तो ये बनता है बात। अब हम थोड़ा बहुत बात करते हैं कुछ एक माइक्रो फाइनेंस का बात करते हैं जिसका रिजल्ट अच्छा है, बट वो छोटी है। वो है मुथूट माइक्रो फाइनेंस, ऑफ कोर्स मुथूट का ग्रुप का है। सो अगर आप देखोगे, मुथूट माइक्रो फाइनेंस सिंपली गांव के औरतों को ग्रुप लोन्स देते हैं, ठीक है। और अभी भी माइक्रो फाइनेंस का ये साइकिल पूरा एकदम फुल ब्लोन चल रहा है। कैसे? बिकॉज अगर आप मुथूट का नंबर भी देखोगे ना, और आपने उज्जीवन का नंबर देखा होगा, फिर आपने से फॉर एग्जांपल दूसरा जो एनबीएफसी एमएफआईज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने माइक्रो फाइनेंस डिवीजन देखा होगा इक्विटस में, तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस का, सिंस ये माइक्रो फाइनेंस बेस्ड है, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। अब देखोगे इनका एयूएम का ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 38-40%। इनका एसेट क्वालिटी बेटर होते जा रहा है, मतलब इनका जीएनपीए लास्ट साल सेम क्वार्टर में वाज 3.8%, अभी 2.2% है। और इनका अगर आप देखोगे, तीसरा पॉइंट है कि आरओई का नंबर इज नाउ 25% वर्सेस इट वाज अराउंड 16% इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, लास्ट फिस्कल। तो इसका क्या मतलब कि मुथूट फाइनेंस का नंबर्स बहुत ही अच्छा है। ऑफ कोर्स मुझे इन सबका कॉन कॉल वन कॉल अटेंड करना है, फिर मैं अलग से वर्कशॉप बना के डिटेल में तब बताऊंगा। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस भी बहुत अच्छा है। सो अभी हम थोड़ा बात करते हैं एक और अच्छी कंपनी का, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है। वो एक्चुअली बहुत अच्छा करे जा रहा है, मतलब 2-3 क्वार्टर से मैं इसको देख रहा हूँ। तो कंपनी का नाम है वीनस पाइप्स। अब ऑफ कोर्स ये स्टेनलेस स्टील पाइप्स बनाता है, ठीक है। अब पाइप का रिक्वायरमेंट कहाँ है? हर जगह में। आपका कोई केमिकल सेक्टर, ऑयल एंड गैस, बिकॉज पाइप के थ्रू से आप गैस पास करते हो, ऑयल पास करते हो, पानी पास करते हो, ठीक है। सो एक पाइप का रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप देखे होंगे भाई, एपीएल अपोलो और जेटीएल इंडस्ट्रीज भी पहले डिस्कस किया था, राइट। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ वीनस पाइप्स का। तो वीनस पाइप्स का बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कंपनी आर डूइंग द, मतलब सब कुछ सही कर रहा है। अगर आप देखोगे आज उनका जो कैपेसिटी है, ठीक है, कंपनी बोल रहे हैं अपने कैपेसिटी को 3 गुना कर देगा इन 2 ईयर्स। FY23 में जो था, तो वो FY24 में इट विल बी 3.2x। तो ऐसा चाहिए ना कि मेरा कंपनी का डिमांड बहुत हो और वो कैपेसिटी एक्सपेंशन करते रहे। ऐसा ही तो कंपनी में पैसा बनता है, नहीं तो हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ आएगा कहां से अगर आपका कैपेसिटी नहीं बढ़ा तो, राइट। तो ये बनता है एक अच्छा पॉइंट। दूसरा आप देखोगे, ये 2 टाइप का ना पाइप्स बेचते हैं, ठीक है। एक का नाम है सीमलेस पाइप्स और दूसरा होता है आपका वेल्डेड पाइप्स। और जैसे मैंने बोला कि आप गूगल करके देख लो ये सीमलेस वेल्डेड पाइप्स क्या कर रहे हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। सो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं बिकॉज टाइम का थोड़ा बहुत कमी है यहाँ पे। सो पॉइंट में ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों जो पाइप्स है, राइट, ये दोनों पाइप्स ही उनका पूरा पोर्टफोलियो है। और अगर आप देखोगे, ये जो सीमलेस पाइप्स है, इन्होंने अपना वॉल्यूम को ग्रो किया बाई 100%, मतलब डबल हो गया YOY। और ये जो वेल्डेड पाइप्स है, इनका वॉल्यूम्स ग्रू बाई 50% ऑन अ YOY बेसिस। तो मतलब क्या, जो एक कंपनी आप सोचिए जो 3.2 टाइम्स अपना कैपेसिटी को बढ़ा रहा है और अपना एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उनका वॉल्यूम ग्रोथ डबल हो रहा है, मतलब ये तो सब कुछ सही हो रहा है। और अगर आप मुझे पूछोगे Q3 का नंबर क्या आया, तो आप देखोगे कि उनका सेल्स का ग्रोथ वाज 52% ऑन अ YOY बेसिस। और इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला, मतलब क्या, इनका पैट का ग्रोथ वाज 90% ऑन अ YOY बेसिस। तो इसमें से तो कोई, मतलब इसमें तो कोई कुछ, मतलब इस तरह का कंपनीज में चाहता हूं एक्चुअली। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि मैं चाहता हूं कि मेरा कंपनी का मतलब वॉल्यूम ग्रोथ बहुत तगड़ा रहे और उसके साथ साथ कैपेसिटी करते रहे और उसके साथ अगर ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल गया, तब तो भाई एकदम 4 चांद, ठीक है। तो वीनस पाइप्स मुझे ऐसा लगा, तो मुझे लगा कि आपको बाद में ऑफ कोर्स ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के, कॉन कॉल सुन के मैं आपको अलग से भी एक प्रॉपरली एक वीडियो बना के दूंगा, लेकिन आपके लिए इतना ही। अच्छा, लास्ट एक जो कंपनी है वो है कि मैनकाइंड फार्मा।
अब मैनकाइंड फार्मा एक बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है, आप देखोगे 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मैनकाइंड फार्मा का अगर आप देखोगे ना, उनका बेसिकली वही है कि लाइक दो टाइप का ड्रग्स बनाते हैं। एक तो हो गया आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल एंटी इन्फेक्शन वाला। एंटी इन्फेक्शन मतलब क्या? एंटी बैक्टीरिया, एंटी वायरस, ये वो, एंटी मलेरिया, इन सब के लिए जो टैबलेट्स वगैरह होते हैं, ड्रग्स वगैरह होते हैं, वो है। दूसरा चीज है उनका एक क्रॉनिक वाला सेगमेंट। अब सोचिए ना, क्रॉनिक और एंटी इन्फेक्शन में डिफरेंस क्या है? बिकॉज क्रॉनिक में सोचो अगर आपका डायबिटीज है, ठीक है, मतलब आपको अगर इंसुलिन का प्रॉब्लम है, अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या कि आपको तो बार बार वही दवाई लेना पड़ेगा। गॉट इट? तो जो लोग क्रॉनिक डिजीज में आते हैं, लाइक इंसुलिन हो गया, रेस्पिरेटरी हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद ऑन्कोलॉजी, ठीक है, तो ये सारे सेगमेंट्स में क्या होता है ना कि कस्टमर का वॉल्यूम ज्यादा होते हैं, बिकॉज कस्टमर को पता है कि मुझे तो मतलब इंसुलिन का वो मतलब लेना ही पड़ेगा, है ना? दूसरा चीज, जब आपको पता है कस्टमर को मुझे ये बार बार लेना पड़ेगा, तो वो उतना प्राइस सेंसिटिव नहीं होता है। वर्सेस से फॉर एग्जांपल आपको अगर 3 महीने में एक बार सर दुखता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप जाओगे और दुकान में बोलोगे भाई मुझे एक सर दर्द का कोई भी एक दवाई दे दे, है ना? तो बेसिकली पॉइंट ये है कि आप देखोगे, मैं ये कहानी क्यों बताया, बिकॉज मैनकाइंड फार्मा क्या करने का कोशिश कर रहा है, अपना प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर रहा है। दे आर नाउ मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द क्रॉनिक सेगमेंट। तो ये जो क्रॉनिक वाला सेगमेंट, दैट इज 35% ऑफ टोटल सेल्स आर। आप देखो कि 4 साल 3 साल पहले इट वाज 28% और लास्ट ईयर इट वाज 34% और अभी ये 35 हो रहा है। तो अगर आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है टुवर्ड्स टुवर्ड्स अ मोर वॉल्यूमिनस प्रोडक्ट्स, एंड से फॉर एग्जांपल उसमें अगर आपका मार्जिन भी ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर आपको डायबिटीज टाइप 3 है तो आपको तो लेना ही पड़ेगा। आप थोड़ी बोलोगे कि लाइक अरे 20 रुपए बढ़ा दिया तो मैं नहीं लूंगा, है ना? तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि दे आर डूइंग द राइट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे मैनकाइंड फार्मा में, जैसे मैंने बोला 80,000 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन इनका नंबर्स बहुत अच्छा आया, ठीक है। मतलब इतने हाई मार्केट कैप वाला कंपनी में 25-26% का सेल्स ग्रोथ करना इज नॉट दैट इजी, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि से फॉर एग्जाम्पल आपने 26% का ग्रोथ वाई ओवाई किया कैसे। अब ये सोचिए, जब भी मॉनसून का पीरियड आता है, मैनकाइंड फार्मा का सबसे अच्छा सीजन जाता है। क्यों? मॉनसून के पीरियड में ऐसे एक्यूट डिजीजेस बहुत होता है ना? सो इस बार क्या हुआ था, देयर वाज अ डिले इन द एक्यूट सीजन, ठीक है। मतलब ये जो पिछले साल का मतलब पिछला जो क्वार्टर था, उसमें क्या हुआ था, मॉनसून मॉनसून तो हुआ ही था, लेकिन वो एक्यूट सीजन थोड़ा डिलेड हो गया था। सो क्यू टू में जितना लोगों को बीमार होना था उतना नहीं हुआ। इसलिए आप देखो कि Q2 ओवर Q2 में दे ग्रीव ओनली 12%, एंड दैट एक्यूट सीजन Q3 में आ गया। इसलिए अब क्या देख रहे हो, Q3 ओवर लास्ट Q3 गॉट अ बिगर बम्प, ठीक है, ऑन अ स्मॉलर बेस में। तो अभी अब देखोगे 26% का उनका सेल्स का ग्रोथ हुआ। एंड अगर आप पैट भी देखोगे, राइट, उनका ईपीएस एंड पैट दैट ग्रीव आई थिंक 60% ऑन वाई बेसिस। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही बन रहा है ना कि लाइक आज आपका ऑपरेटिंग लेवरेज है एंड टॉप लाइन 25% से ग्रो कर रहा है। लेकिन हमेशा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लाइक ये कंपनी 25% से ग्रो करने वाला कंपनी है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप इसका एक्सपेक्टेशन मतलब 25% का मत रखो बिकॉज ऑफ सच अ बिग बेस, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट इनका इसका रिजल्ट अच्छा हुआ है। तो अगर आप एक हाई मार्केट कैप वाला कंपनी को ले रहे हो, तो एक ऐसे कंपनी को चुनो जो एटलीस्ट 15-20-25% से सेल्स को ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैंने ये बोला, मतलब मेरे दिल में जो है जो मैं बोलता हूँ, ठीक है। सो पॉइंट यहाँ पे आता है कि लाइक अगर आप मैनकाइंड फार्मा देखोगे एंड देयर विल बी मेनी अदर कंपनीज जो सिमिलर मार्केट कैप में है, लेकिन वो ग्रो कर रहे हैं 4-5-6% से सेल्स, ठीक है, तो उसमें मुझे दिलचस्पी नहीं है। उससे बेटर मुझे ऐसे कंपनीज में दिलचस्पी है तो जो जैसे फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस को ही ले लो, ठीक है। आप अगर बजाज फाइनेंस को ले रहे हो तो 3-4 लाख करोड़, पता नहीं कितना, 4 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको पता है कि आपको 35% का लोन बुक का ग्रोथ मिल रहा है। और अगर आप लेट्स से कोई और एक कंपनी लेते हो जो 4 लाख 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और वो 2-4% से ग्रो कर रहा है, ठीक है, मतलब उसमें ज्यादा पैसा नहीं बनने वाला है। लेकिन वही है कि वो कंपनी क्या होगा, अगर ग्रोथ नहीं है तो वो प्रॉफिट बना के डिविडेंड दे देगा और आप बार बार डिविडेंड का चेक लोगे और आके सेलिब्रेट करोगे। लेकिन डिविडेंड तो वही हो गया ना कि जो पैसे अपने कंपनी को दिया, कंपनी ने कुछ किया ही नहीं उसके साथ, उसको आपको वापस कर दिया। सो उस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये बनता है बहुत सारे कंपनीज। क्या मेरे पास और भी कुछ कंपनीज है, शायद मैं एक और वीडियो बना के करता हूँ। आपका कोई सवाल हुआ तो यू प्लीज लेट मी नो।